Good morning friends, welcome to Delta Academy. Today's we discussion about the fundamental duties. जी हाँ दोस्तों, मूल कर्तव्य से संबंधित जो है आज की हमारी क्लास है। और आप लोग जानते होंगे मूल कर्तव्य जो है इस प्रकार के मॉरल या नैतिक जो मूल्य हैं उससे संबंधित है। और ये इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनका जो संबंध है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगर हमें मौलिक अधिकारों को स्थापित करना है समाज में तो हमें मूल कर्तव्य स्थापित करना पड़ेगा। और इस प्रकार से ये मूल अधिकारों का एक तरीके से प्रतिस्थापन या फिर हम कॉम्प्लीमेंट्री इसको कह सकते हैं। तो मूल अधिकारों की परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई भी जब हम कार्य करते हैं या नहीं करते हैं तो उसके संबंध में जो व्यक्तियों के उत्तरदायी दायित्व होते हैं, जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन्हीं को हम कर्तव्य कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो जो व्यक्ति काम करता है या नहीं करता है तो इस प्रकार के जो कृत्य होते हैं वो हमारे कर्तव्य कहलाते हैं। अगर हम इनके प्रकार की बात करते हैं, जो हमारे मोरल्स हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो ये हमारे नैतिक कर्तव्य हो सकते हैं, जो ड्यूटीज़ हैं यानी कि मोरल हो सकते हैं, या फिर ये लीगलाइज हो सकते हैं, एक तरीके से वैधानिक कर्तव्य हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे नैतिक कर्तव्य जो हैं वो क्या हैं। तो नैतिक कर्तव्यों का जो आधार है वो व्यक्ति की नैतिक चेतना से है, अर्थात कोई व्यक्ति जो है कितना सोसाइटी में जो है रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, या वो अपने घर परिवार में या निजी रूप से वो किस हिसाब से जो है वो एक अपने प्रति जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है। इन कर्तव्यों का पालन जो है वो व्यक्ति अपनी इच्छा पर करता है और इस प्रकार से इनको पालन करने के लिए जो है कोई बाध्यता नहीं रखी जाती है। दोस्तों आगे देखते हैं संवैधानिक जो कर्तव्य है। अगर हम इस प्रकार के कर्तव्य की बात करते हैं तो इनको जो है एक तरीके से हम कानूनी रूप देते हैं और ये बाध्य हो जाते हैं मानने के लिए। तो कुछ ऐसे भी कर्तव्य होते हैं जिनको ज़बरदस्ती बनाया जाता है, तो वो वैधानिक कर्तव्य कहलाते हैं। अगर हम बात करते हैं विश्व में कर्तव्य की स्थिति की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जापान की। और जापान जो है एक ऐसा देश है जिसने अपने संविधान में जो है मूल कर्तव्यों को स्थापित किया है, या जापानी संविधान में नागरिकों के कर्तव्य को रखा गया है। और ये इकलौता संविधान था जिसने सबसे पहले इस प्रकार की व्यवस्था की थी। अगर हम समाजवादी देशों के संबंध में बात करते हैं तो समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल्यों को जो है कर्तव्यों जो हमारे मूल अधिकार होते हैं उनके बराबर इनको जो स्थान है वो दिया है, अर्थात इनको इन्फोर्सेबल किया है, परिवर्तनीय किया है कोर्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों समाजवादी देशों ने अपने यहाँ पर जो मूल कर्तव्य हैं, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उनको मूल अधिकारों के बराबर जो है एक जो रिट जारी करने की न्यायालयों की अधिकारिता होती है उसके अंतर्गत लाया है। इसमें अगर हम बात करें तो अमेरिका, कनाडा या फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये इस प्रकार के देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ पर मूल कर्तव्यों को स्थापित करने की बात ही नहीं की गई। अगर हम भारत में मूल कर्तव्यों की स्थिति की बात करते हैं तो इनको भाग 4A में रखा गया है, 4A में रखा गया है, और इनका संबंध जो है आर्टिकल 51A से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं मूल संविधान में, तो मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की स्थिति को नहीं रखा गया था, लेकिन इसे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो इमरजेंसी के दौरान 1975 से लेकर जो 77 का समय था उस समय पर इसको स्थापित किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह, और उसी की अनुशंसा के आधार पर संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, जिसके अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, 10 मूल कर्तव्यों को। अगर हम बात 11वें की बात करते हैं तो इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। अब हम बात करेंगे संविधान द्वारा जो स्थापित मूल कर्तव्य हैं वो क्या हैं। तो यहाँ पर आप कुछ की पॉइंट्स देख रहे होंगे। अगर हम पहले मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो इसका संबंध पालन तथा आदर के संबंध में, जो यह स्थापित करता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अगर हम दूसरे की बात करते हैं हृदय में सजोए रखने के संबंध में, तो इसकी बात की गई है कि जो स्वतंत्रता के लिए हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उसको प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्शों की बात की गई है उसको हमें हृदय में सजो कर रखना चाहिए और साथ ही साथ उनका पालन करना चाहिए। अर्थात हम एक तरीके से राष्ट्रभक्ति भावना की बात कर रहे हैं।
अगर हम तीसरे मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो तीसरे मूल कर्तव्य का जो संबंध है वो रक्षा से संबंधित है। किस प्रकार की रक्षा? भारत की संप्रभुता की रक्षा, एकता की रक्षा और अखंडता की रक्षा की बात की गई है, जिसे हम अक्षुण्ण बनाए रखने में अपना सहयोग दें। इस प्रकार की अपेक्षा जो है हमारा तीसरे जो हमारा मूल कर्तव्य उसके अंतर्गत रखी गई है। अब हम बात करेंगे देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा के बारे में। तो हम सबका जो है कर्तव्य होगा कि हम देश की रक्षा करें और उसके बुलाए जाने पर जो है राष्ट्र की सेवा भी करें। दोस्तों, अगर हम फिफ्थ की बात करते हैं तो ये समरसता और भ्रातृत्व की जो भावना है उससे संबंधित है। तो भारत के सभी लोगों में जो है समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का जो निर्माण है वो होना चाहिए। जो धर्म या भाषा या प्रदेश, जिसे हम एक तरीके से ही कह सकते हैं क्षेत्रवाद, उन सब पर आधारित जो भी कोई भेदभाव है उसे हमें समाप्त करना चाहिए और स्त्रियों के प्रति जो है इसमें समरसता या उसकी जो भावना है सम्मान की, उसकी बात की गई है। संस्कृति के संबंध में जो बात है वो ये है कि जो हमारी सामाजिक या जो हमारी प्राचीन एक परंपरा रही है, सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा रही है, उसका महत्व हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ उसको हम सुरक्षा भी प्रदान करें। पर्यावरण के संबंध में सातवां मूल कर्तव्य है और इसमें ये रखा गया है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसके अंतर्गत हम प्राकृतिक चीज़ों को रख सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, लेक हैं, रिवर्स हैं या फिर जो वाइल्ड लाइफ्स है, उन सब की रक्षा करने की बात की गई है। साथ ही साथ उनकी रक्षा के साथ साथ हम उनका संवर्धन यानी कि उसमें जो ग्रोथ है, एम्प्लीफिकेशन जो है, उसकी बात की गई है तथा ये जो है प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने की बात से संबंधित है। अब हम बात करेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और जो ज्ञान अर्जन से संबंधित बात है या जो सुधार की भावना है। हम वैज्ञानिक का मतलब होता है किसी पुराने पैरामीटर्स पर चली आ रही बातों में सुधार करना और इस प्रकार से ज्ञान अर्जन करना। तो इसका संबंध जो है हमारे आठवें जो मूल कर्तव्य उसका संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है कि हम इस प्रकार की भावनाओं को विकसित करें। अगर नौवीं की बात करते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की बात की गई है, साथ ही साथ उसमें हिंसा को दूर रखने की बात की गई है। 10वें के अंतर्गत जो है उत्कृष्टता के संबंध में बात की गई है। किस प्रकार की उत्कृष्टता? व्यक्तिगत उत्कृष्टता। उत्कृष्टता का मतलब यहाँ पर है रिफाइनमेंट से संबंध है। रिफाइनमेंट मतलब हम अपने कोई भी ऐसे कार्य जो कर रहे हैं तो उसमें अपने आप को और उत्कृष्ट बनाएं और अच्छे से बनाएं, तो इसमें स्किल्ड बनाएं, इसके संबंध में बात की गई है। या फिर कोई सामूहिक गतिविधियां हैं तो उसको भी जो है स्किली जो है करना चाहिए और एक श्रेष्ठ रूप में करना चाहिए ताकि राष्ट्र का विकास हो सके और देश जो है दिन दुनी रात चुगनी जो ऊंचाइयां हैं उसको वो छूता रहे। अब बात करेंगे हम जो हमारा फंडामेंटल राइट्स 11 है, सॉरी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11, वो है 6 से 14 वर्ष तक के लिए। जी हाँ, इसे याद रखेंगे। 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में है। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अगर हम बात करें वर्मा कमेटी के संबंध में बात करते हैं तो मूल कर्तव्य के संबंध में जो वर्मा कमेटी है वो 1999 में स्थापित हुई थी और इसका जो मुख्य कार्य था वो मूल कर्तव्यों की पहचान करना, साथ ही साथ उनको लागू करने के लिए कानूनी प्रावधान की बात की गई थी। और इसके अंतर्गत जो है जब ये 1999 में स्थापित हुई तो बहुत सारे अधिनियम आए थे। कुछ अधिनियम पहले से ही स्थापित थे, जैसे मैं 1971 की बात करता हूँ। वो 1971 में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम की बात की गई थी, जिसमें भारत के संविधान की बात और राष्ट्रीय जो ध्वज था या राष्ट्रगान था उसके अनादर के संबंध में बात की गई थी। अगर कुछ उसका वो करता तो उसको निवारण कर दिया जाता या उसको डिटेन कर दिया जाता, उसको हिरासत में लिया जा सकता था। इसी प्रकार से 1955 में एक जो एक्ट था या अधिनियम था वो चलन में था, जिसे हम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के रूप में जानते हैं। और ये जो है जाति और धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था करता था। इसी प्रकार से भारतीय दंड संहिता में भी कुछ इस प्रकार के दंडात्मक जो हैं वो अपराध घोषित किए गए हैं। और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम जो था 1976 में आया था, जिसमें किसी सांप्रदायिक संगठन को गैर कानूनी घोषित करने की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों, इस प्रकार के काफ़ी सारे एक्ट आए जो पहले से चलन में थे। उनमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया था। इसी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 में आया था, जो वनों की जो अनियंत्रित कटाई थी या चोरी छिपे कटाई थी और जो वन भूमि का जो उपयोग था उसके संबंध में जो है
ये एक्ट बनाया गया था। तो इस प्रकार से वर्मा समिति के आने से पहले जो है कुछ कंसेप्टों पर जो है लीगलाइजेशन डेवलप किया गया था। दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। मैं पुनः इसी रूप में एक नई विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।